एपिसोड की शुरुआत में एजिंग के पापा ने पिछली रात के सोने के इंतजामों के बारे में सवाल पूछना शुरू किया। उन्होंने पूछा कि किस तरह का सेटअप था। एजिंग ने जवाब दिया कि वह और उसकी बहन एक साथ सोई थीं। जब पापा ने पूछा कि किस कमरे में, तो एजिंग थोड़ी डिफेंसिव हो गई, जैसे उसे लगा हो कि पापा कुछ गलत समझ रहे हैं। लेकिन पापा ने जोर देकर कहा कि सीधे जवाब दो। तब एजिंग ने साफ किया कि दोनों अपनी बहन के कमरे में सोई थीं और वू बाई सोफे पर सोया था। फिर पापा ने वू बाई को बुलाया और कहा कि फ्रेश होकर बाहर आ जाओ और सबके साथ नाश्ता करो। वू बाई ने जवाब दिया, आ रहा हूँ, और फिर सब लोग मिलकर नाश्ता करने लगे। नाश्ते के दौरान पापा ने वू बाई से कैजुअली पूछा कि वह कहाँ का है। वू बाई ने बताया कि वह ग्वांगझो में पैदा हुआ था। यह सुनकर पापा ने कहा कि ग्वांगझो एक अच्छी जगह है और वहाँ के लोगों को मॉर्निंग टी बहुत पसंद है। पापा ने कहा कि अगली बार वह वू बाई को मॉर्निंग टी पर ले जाएंगे। फिर सबने नाश्ता जारी रखा। अगले सीन में जब सब जाने के लिए तैयार थे, वू बाई ने कहा कि जब उसकी बहन उठ जाए तो उसे कहना कि वह हनी वाटर पी ले। जब वू बाई ने फिर से थैंक यू कहा तो एजिंग मुस्कुराकर बोली कि परिवार में थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं होती। फिर सबने अलविदा कहा और वहाँ से निकल गए। सबके जाने के बाद एजिंग भी निकलने लगी। तभी शेनजे वापस आता है और एजिंग से पूछता है, क्या मैं तुम्हारे लिए मायने रखता हूँ? एजिंग याद दिलाती है कि यह उसका घर है और उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन शेनजे सीधे हाँ या ना में जवाब मांगता है। जब ताइची मजाक में ना कहती है तो शेनजे मना कर देता है उसे स्वीकारने से। आखिर में ताइची मान जाती है कि वह थोड़ी बहुत उसके लिए मायने रखती है। शेनजे खुश होकर कहता है, थोड़ा भी चलेगा। फिर वह ताइची से कहता है कि वह ऊपर जाकर आराम करे। ताइची उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में एक्वी उलझन में उठती है और पूछती है, मैं कहाँ हूँ? उसकी बहन, जो उस समय बेडशीट धो रही होती है, उसे बताती है कि आखिरकार वह उठ गई है। जब एक्वी पूछती है कि बेडशीट फिर से क्यों धोई जा रही है, तो एजिंग समझाती है कि क्योंकि एक शराबी इंसान उस पर सोया था, इसलिए धो रही है। एक्वी शिकायत करती है कि उसके कपड़े बदलने में किसी ने मदद नहीं की। उसकी बहन बताती है कि ऐसा संभव नहीं था क्योंकि घर में कई लड़के भी थे। जब एक्वी लड़कों के बारे में सुनती है तो वह और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तब एजिंग वू बाई की तरफ से भेजा गया हनी वाटर उसे देती है और याद दिलाती है कि वू बाई ने पूरी रात उसका ध्यान रखा, उसे उठाकर ऊपर ले गया और सुबह पापा के साथ नाश्ता भी किया। यह सुनकर एक्वी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता। उसकी बहन मजाक में कहती है कि अगर वह अच्छे से पूछेगी तो पूरा सीन उसे बताएगी। फिर सीन बदलता है और एक्वी ऑफिस पहुंचती है। उसके सहकर्मी उसे गॉडेस कहकर एक्साइटमेंट के साथ वेलकम करते हैं। एक्वी थोड़ी ओवरवेल्म और शर्मिंदा महसूस करती है और कहती है कि वह कोई गॉडेस नहीं है, बस एक एक्स प्रोफेशनल प्लेयर है। लेकिन सहकर्मी जोर देते हैं कि इवेंट का वीडियो देखने के बाद वह उनकी सेलिब्रिटी बन चुकी है। सभी लोग उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं। जब माहौल बहुत ज्यादा क्रेजी होने लगता है, एक सहकर्मी सबको याद दिलाता है कि बॉस आने वाले हैं और एक्वी के पास पहले से ही बहुत सारा काम है। फिर सब उसे काम पर ले जाते हैं। एक और मोमेंट में एक्वी अपनी सहकर्मी नाना को शादी की बधाई देती है, लेकिन मजाक में कहती है कि एप्पल डॉग, उसका निकनेम का ऑटोग्राफ लेना बड़ा अचीवमेंट होगा। नाना भी मजाक करती है, लेकिन फिर मांग करती है कि एक्वी उसके साथ वीकेंड पर शॉपिंग चले ताकि वह उसका धन्यवाद कर सके। एक्वी मना कर देती है और बताती है कि उसने बच्चों के साथ कैंपिंग का वादा कर रखा है। कैंपिंग का प्लान 2 दिन का है, शनिवार और रविवार, यानी ओवरनाइट स्टे रहेगा। नाना कहती है कि इतने सारे बच्चों के साथ काफी काम होगा, लेकिन एकिंग खुशी से बताती है कि बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं और वह खुद भी बहुत उत्साहित है। इसके बाद ऑफिस में एक सहकर्मी नाना और एकिंग के लिए मिल्क टी लेकर आता है। एकिंग का ड्रिंक खास तौर पर कस्टमाइज किया गया होता है, जिसमें एक्स्ट्रा दूध, चाय और बबल्स डाले गए होते हैं, जिसकी कीमत होती है RMB 52.10। यह बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर में नहीं था। सहकर्मी हंसी मजाक में इशारा करता है कि एकिंग, जो मिस्टर शियांग के काफी करीब है, क्या उनके लिए एक अच्छी सिफारिश कर सकती है। एकिंग अजीब सा महसूस करते हुए बात टालने के लिए स्ट्रॉ मांग लेती है। दूसरी तरफ एजिंग जब शूटिंग के लिए जा रही होती है, तभी उसे एक SMS आता है। वह पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि अगर वह फ्री हो तो कॉल करे और साथ में डिनर करें। इसके बाद एजिंग जल्दी में एक मीटिंग के लिए भागती है, जहां डायरेक्टर उसे देर से आने पर डांटते हैं, लेकिन फिर डायरेक्टर उसे एक बड़ी खुशखबरी देते हैं। एजिंग को जेन आयर में लीड रोल मिल गया है। एजिंग खुशी से झूम उठती है, डायरेक्टर का धन्यवाद करती है। डायरेक्टर भी उसे शानदार रोल मिलने की बधाई देते हैं और एक गिफ्ट के तौर पर उसे एक ड्रिंक ऑफर करते हैं। फिर बातचीत सिंप्लीफाइड रोबोट्स के प्रोजेक्ट पर शिफ्ट होती है। एकिंग बताती है कि ये रोबोट्स बच्चे अपने शिक्षकों की गाइडेंस में पूरा करते हैं। फॉर्मल रोबोट कॉम्बैट प्रतियोगिताओं के मुकाबले ये इवेंट थोड़ा जेंटल है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में रोबोटिक्स के प्रति रुचि पैदा करना और उनकी क्रिएटिविटी व इनोवेशन को बढ़ावा देना है। कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है।
और ए किंग खुद इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर गर्व महसूस करती है। मैनेजर बताती हैं कि एक फील्ड ट्रिप के लिए भी अप्लाई किया गया है, जिसमें बच्चों को रियल वर्ल्ड सोशल एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है लुओ हुई पर। एक यंग फैन जो अपने आइडल से मिलने का इंतजार कर रही होती है, उसके साथ उसकी क्लासमेट फेयान भी होती है। लुओ हुई कुछ लंबे और हैंडसम लड़कों को देखती है, लेकिन कहती है कि उनमें से कोई भी उसके आइडल जैसा नहीं दिखता, क्योंकि उसका आइडल असाधारण रूप से लंबा है, जैसा कि उसने पहले उसकी हाइट नोटिस करके महसूस किया था। आखिरकार वू बाई, जो लुओ हुई का आइडल है, वहाँ आता है। लुओ हुई एक्साइटमेंट के साथ उसका स्वागत करती है और वू बाई उसे एक कूल रोबोट फिगर गिफ्ट करता है। दोनों रोबोट्स के प्रति अपने साझा प्रेम पर बंधते हैं। लुओ हुई और फेयान बताते हैं कि वे दोनों यूथ ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा हैं और कुछ दिनों में कैंपिंग पर जाने वाले हैं। संयोग से उनका कैंपिंग लोकेशन ब्रिकयार्ड फार्म वू बाई के बेस के बहुत पास है। वू बाई वादा करता है कि वह वहां आकर उनसे मिलेगा। दूसरी तरफ शेनजे अपना टेक अवे ऑर्डर पिक करता है। जब वह के क्लब की ओर जा रहा होता है, उसकी मुलाकात एक रोबोट असिस्टेंट से होती है। वह मजाक में उस रोबोट को उसके मालिक की तरह अलूफ कहता है। मिल्क टी जैसी छोटी थॉटफुल चीजें नोटिस करता है, लेकिन उसे याद दिलाया जाता है कि दूसरों का सामान छूना नहीं चाहिए। के क्लब पहुंचने पर शेनजे का गर्मजोशी से स्वागत होता है। एक रोबोटिक गाइड उसे क्लब का टूर देता है और फिर 97 नाम का टीम मेंबर उसका स्वागत करता है। थोड़ी मस्ती मजाक चलती है। शेनजे के रोबोट वू लियाओ, बोरिंग के नाम पर और सरनेम्स के असर को लेकर भी थोड़ा मजाक होता है। किचन से आती स्वादिष्ट पॉपकॉर्न की खुशबू पर भी बातचीत होती है, जहाँ जो ये पॉपकॉर्न बना रहा होता है। तभी दोनों अंदर जाते समय जोई से टकरा जाते हैं और सारा पॉपकॉर्न गिर जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। कैजुअल टूर के दौरान वू बाई भी आधिकारिक तौर पर क्लब ज्वाइन करता है। जब वू बाई हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है तो शेनजे मना कर देता है। एक फनी मोमेंट होता है जब वो कहता है कि लड़कों के बीच बार बार हैंडशेक करना थोड़ा चीजी लगता है, लेकिन प्यारी लड़कियों के मामले में वह एक्सेप्शन दे सकता है। टीम के बीच फ्रेंडली टीजिंग चलती रहती है। शेनजे डिमांड करता है कि उसकी ज्वाइनिंग सेलिब्रेट करने के लिए उसे रेस्टोरेंट में ट्रीट मिलनी चाहिए, लेकिन फिर मजाक में कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि किसी ने उसे फोटोज के नाम पर 500 RMB का चूना लगा दिया था। थोड़ी हंसी मजाक के बाद सब लोग गंभीर होकर आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की तरफ बढ़ते हैं। टीम लीडर सू चेंग शेनजे का औपचारिक स्वागत करते हैं के क्लब में। एक बार फिर से हैंडशेक वाली बात होती है। लड़कों के साथ ओल्ड फैशन्ड है, लेकिन लड़कियों के लिए अलाउड है। शेनजे के परिचय के बाद सू चेंग वू बाई को एक प्राइवेट बातचीत के लिए साइड में ले जाती हैं। फिर सू चेंग वू बाई के साथ शेनजे की सैलरी के बारे में बात करती है और सुझाव देती है कि शेनजे को 97A जैसे सेकंड बेस्ट खिलाड़ी का दर्जा दिया जाए। वू बाई प्रस्ताव करता है कि शेनजे को उसकी अपनी सैलरी का आधा हिस्सा दिया जाए। जब एक टीममेट याद दिलाता है कि आमतौर पर सैलरी से जुड़ी बातें क्लब संभालता है, तब भी वू बाई इस पर जोर देता है, क्योंकि क्लब अभी नया है और हर क्षेत्र में पैसों की जरूरत है। वू बाई सख्ती से कहता है कि यह अरेंजमेंट शेनजे को मत बताना। सू चेंग मान जाती है और स्वीकार करती है कि कप्तान होने के नाते फैसला वो बाई का है। बाद में जब शेनजे को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो उसे कुछ अजीब लगता है और वह पूछता है क्या सच में वू बाई अपनी सैलरी का आधा हिस्सा उसे दे रहा है। टीममेट पुष्टि करता है और ये भी बता देता है कि वू बाई ने कहा था कि ये राज रखना है। तब शेनजे सबको चौंका देता है जब वह पैसे लेने से मना कर देता है। उसकी जगह वह कहता है कि ये पैसे के लिए कैश रिजर्व में सेव कर दिए जाएं। सू चेंग भी सहमत हो जाती है, पर कहती है कि वह दोनों की उदारता और सादगी से थोड़ी हैरान है। शेनजे दिल खोलकर कहता है कि उसे नहीं लगता कि वह इस दयालुता के लायक है, लेकिन फिर भी यह सोचकर उसे खुशी मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद दोनों पक्ष नए पार्टनरशिप को लेकर उत्साहित महसूस करते हैं। उसके बाद वू बाई पहली बार पूरी टीम को संबोधित करता है। वह सभी का स्वागत करता है, अपना परिचय देता है एक कप्तान के रूप में और बताता है कि के चीन में एक बिल्कुल नई टीम है, न कोई अतीत न कोई लीजेंड्स। वू बाई सभी को प्रेरित करता है कि वे एक चमत्कार बनाएं और चीन के लिए चैंपियनशिप जीतें। फिर सभी वू बाई के लिए ताली बजाते हैं। स्पीच के बाद टीममेट्स मजाक करते हैं कि वू बाई कितना अच्छा स्पीकर निकला। सब भाईचारे की कसम खाते हैं, जीवन भर के भाई। थोड़ी बहुत छेड़छाड़ भी होती है कि वू बाई थोड़ा पुरानी सोच का है और फिर सब मिलकर गो के चिल्लाते हैं। फिर एक टीममेट सुझाव देता है कि डिनर में ग्राउंड पॉट चिकन खाना चाहिए, लेकिन वू बाई कहता है कि उसकी पहले से एक अपॉइंटमेंट है, इसलिए वह साथ नहीं आ पाएगा। वह सबको कहता है कि शेनजे का ध्यान अपने परिवार जैसे करना, मेहमान की तरह नहीं। आखिर में सभी फैसला करते हैं कि वे एक परिवार की तरह साथ में टेक अवे मंगवा कर खाएंगे। अगले सीन में ए किंग यूथ ट्रेनिंग कैंप के बच्चों के साथ फील्ड ट्रिप के लिए तैयारी करती है। वह फ्लू मेडिसिन, मेडिकल प्लास्टर्स और लॉलीपॉप्स पैक करती है इमरजेंसी के लिए। ए जिंग उसकी इतनी तैयारी की तारीफ करती है और पूछती है कि एक टैलेंटेड प्लेयर होते हुए भी उसने बच्चों को ट्रेन करना क्यों चुना, बजाय प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने के।
एकिंग समझाती है कि जब उसने अपनी यात्रा शुरू की थी तब न तो कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी और न ही कोई सपोर्ट, सिर्फ जुनून था। अब वह चाहती है कि नए टैलेंट्स को बचपन से ही सही दिशा मिले। उसका मानना है कि इन बच्चों में से कुछ भविष्य में रोबोट कॉम्बैट के स्टार्स या वैज्ञानिक बन सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स और मटेरियल साइंस के एक्सपर्ट्स। ए जिंग उसका पूरा समर्थन दिखाती है। ट्रिप के दौरान बच्चे अपने रोबोट डिजाइन दिखाते हैं। एक बच्चा शियाओगांग दावा करता है कि उसका डिजाइन किया हुआ रोबोट डॉग में से के डिजाइन से भी बेहतर है। एकिंग मजाक में उसका डिजाइन रिव्यू करती है और उसकी तरक्की की तारीफ करती है। एक और बच्चा मजाक में कहता है कि एकिंग दुनिया की नंबर 2 है और नंबर 1 कोई और है, शायद उनका कोई आदर्श आइडल। बाद में जब बच्चे तितलियां पकड़ने में मस्त होते हैं तब ट्रांसपोर्ट टीम फोन करके बताती है कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है और वे आज वापस नहीं आ पाएंगे। एकिंग शांत भाव से स्थिति को संभालती है और सबको भरोसा दिलाती है। जब बच्चों को भूख लगती है तो उन्हें एहसास होता है कि सारा खाना खत्म हो चुका है। वे सोचते हैं कि वो बाई भैया को कॉल करके खाना मंगवाएं, लेकिन सबके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी होती है। फिर वे तय करते हैं कि एकिंग का फोन इस्तेमाल करके मदद के लिए कॉल करेंगे। अगले सीन में जब सब लोग एक रोबोट का परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, एक उत्साहित बच्चा कहता है कि बस यही सही तरीका है। दूसरा बच्चा सहमति जताता है और बताता है कि ये नया रोबोट काफी पावरफुल है। वह याद करता है कि उसके पास पहले भी एक ऐसा ही मेका था, लेकिन ये नया रोबोट अटैक पावर और मूवमेंट दोनों में बेहतर है। उसे इस रोबोट का डिजाइन भी बहुत पसंद आता है क्योंकि यह उसके स्टाइल को सूट करता है। फिर खुलासा होता है कि जोई ने इस रोबोट के फंक्शंस और प्रोग्रामिंग डिजाइन की है। सब जोई की स्किल्स की तारीफ करते हैं, लेकिन जोई खुद कहता है कि वह इससे भी बेहतर कर सकता था। एक टीममेट मजाक में उससे पूछता है कि क्या शेंजे की तारीफ सुनकर उसे गर्व हो रहा है, लेकिन जोई कैजुअली बोलता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। कैप्टन उसे कहता है कि रोबोट का नाम रखे। रोबोट ग्रेश व्हाइट कलर और सिलेंडर नुमा शेप का है, जो घूमने की तेज स्पीड से अपने विरोधियों को खत्म करता है। इसलिए मजाक में वह उसका नाम ट्रैश कैन रखता है। सबको हंसी आती है क्योंकि पहले उसके रोबोट का नाम नोबडी था और अब ट्रैश कैन। वह समझाता है कि कचरा तो कचरे के डिब्बे में ही डाला जाता है और वह अपने रोबोट से मुकाबले के कचरे को साफ करेगा। फिर 97 को कहा जाता है कि वह रोबोट का टेस्ट रन अरेंज करे। ड्राइव मैकेनिज्म में कोई बदलाव नहीं चाहिए क्योंकि इस रोबोट का लक्ष्य स्पीड नहीं बल्कि विरोधी को कोने में फंसाना है। टेक्निकल सपोर्ट बैकअप के साथ तैयार है। फिर सीन थोड़ा हल्का हो जाता है जब शेंजे देखता है कि फोन कॉल आ रही है। सभी वूबाई से कहते हैं कि फोन उठाए क्योंकि यह जरूरी हो सकता है। वूबाई आखिरकार कॉल उठाता है और पता चलता है कि कॉल लुओ हुई का है, जो कैंपिंग ग्राउंड पर है और खाने के लिए मदद मांग रही है। कैंपिंग साइट पर एकिंग देखती है कि जो भी खाना उपलब्ध है वह सब एक्सपायर्ड हो चुका है। वह सोचती है कि अब क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद लिटिल लुओ हुई सुझाव देती है कि बेक्ड पोटैटो बनाएं और सब सहमत हो जाते हैं। बच्चे आसपास घूमते हैं और बत्तखों और चूजों को देखते हैं। सभी बहुत उत्साहित होते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार असली बत्तखें देखी होती हैं। उन्हें बहुत प्यारे लगते हैं और उन्हें छूने का मन करता है। थोड़ी झिझक के बाद भी वे खुद को रोक नहीं पाते। फिर शोर मच जाता है जब बत्तखें और चूजे पिंजरे से भाग जाते हैं। बच्चे घबरा जाते हैं और उन्हें वापस पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि मिस एकाइंग के आने से पहले सब कुछ कंट्रोल में कर सकें। सब बच्चे चिल्लाते हैं, हंसते हैं और मिलकर बत्तखों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ एकिंग आ जाती है, जो ये सब देखकर काफी हैरान रह जाती है। फिर वह भी सबके साथ मिलकर बत्तखों को वापस पिंजरे में भेजने के लिए काफी कोशिश करती है। तभी वहाँ वूबाई भी आ जाता है, जो एकिंग को इस हालत में देखकर शॉक्ड रह जाता है। और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।